हम पिछले क्लास में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। जो उनकी और कुछ विशेषताएं शेष रही हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता और है, वो है सीमित शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मोंटेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति पर का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में मोंटेस्क्यू ने कहा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को क्रियान्वित करना और कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना। और न्यायपालिका का जो कार्य है वो है उन कानूनों के अनुसार न्यायिक निर्णय करना। तो मोंटेस्क्यू ने, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए और इन तीनों अंगों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अपन देखेंगे ब्रिटेन के सिद्धांत में, ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान है। यहाँ विधायी शक्ति संसद में है, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में है। अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। लेकिन अपन देखें तो ब्रिटेन के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। यहाँ पर सीमित रूप से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विद्यमान है। अगली विशेषता है कि ब्रिटेन के संविधान में अभिशमों या परंपराओं का महत्व। अपन ने पहले भी देखा कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत तो अलिखित होने के कारण वहाँ पर अभिशमों और परंपराओं का विशेष महत्व है। तो अभिशमों का अध्ययन किए बिना ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अपूर्ण एवं अव्यावहारिक होगा। वस्तुतः ब्रिटिश शासन का कैबिनेट शासन व्यवस्था अभिशमों पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान के कानूनी तथ्यों को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया है, परंतु अभिशमों ने उन्हें नियमित और मर्यादित कर दिया है। उदाहरण के लिए अपन देखें कि जो सम्राज्ञी पहले की भांति आज भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। इस प्रकार से जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो परंपराएं चली जा रही हैं, जो अभिशम हैं, उनका विशेष महत्व रखा गया है। अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की। अगर विशेषता देखें तो वंशानुगत एवं प्रजातंत्रवादी तत्वों का होना। ब्रिटिश संविधान में संप्रभु का पद वंशानुगत है, अर्थात आज भी ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट या सम्राज्ञी का पद है वो वंशानुगत है। उसका जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं किया जाता, उसका निर्वाचन नहीं होता। वो जो वंश के आधार पर राजा का पुत्र या पुत्री ही अगला सम्राट या सम्राज्ञी बनते हैं। और लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य वंशानुगत के कारण उनकी सदस्यता प्राप्त करते हैं। वहाँ जो कॉमन सभा है या लोक सदन है वह प्रगतिवादी और प्रजातंत्रवादी तत्वों का स्थल है। कॉमन सभा ब्रिटिश जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उनके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। उनका निर्वाचन किसी वंश के आधार पर नहीं किया जाता, अर्थात जो कॉमन सभा है उसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। वहाँ का जो संप्रभु है, सम्राट है, वो वंशानुगत आधार पर उसका निर्वाचन होता है। और जो लॉर्ड सभा है उसमें भी उसके जो अलग है, उस वंशानुगत और परंपरा उसके आधार पर निर्वाचन किया जाता है। जनता के द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत वंशानुगत भी परंपरा है और प्रजातंत्र तत्व भी पाए जाते हैं। एक अगली विशेषता जो अपन देखते हैं ब्रिटिश संविधान की, वो है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सिद्धांत में अलग चीज़ है, व्यवहार में अलग चीज़ है। इसके बारे में मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में नहीं है और जो है वह दिखाई नहीं देता है। तो अपन इसका 1-2 उदाहरण से समझेंगे।
कि सिद्धांत व्यवहार में क्या अंतर है। तो ब्रिटिश संविधान कि सिद्धांत व्यवहार का अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे अपन देखें कि सिद्धांत ब्रिटेन में राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से होता है। संप्रभु कानून का निर्माता है, न्यायिक शक्तियों का स्रोत है और धर्म का प्रतीक है। ये सिद्धांत में है। परंतु अपन व्यवहार में देखें तो कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अर्थात जितने भी कानून बनेंगे उनका निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। न्यायिक शक्ति न्यायालयों को और धार्मिक शक्ति इंग्लैंड के स्थापित चर्च को हस्तांतरित कर दी गई है। अर्थात सिद्धांत में देखें अपन ने देखा कि सारी शक्तियों का स्रोत क्या है? संप्रभु है, सम्राट है। लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग अलग अलग द्वारा किया जाता है। जैसे कानून निर्माण का कार्य किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्तियों का जो कार्य किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो धार्मिक शक्ति इंग्लैंड के स्थापित चर्च को हस्तांतरण कर दी गई उनके द्वारा किया जाता है। और कार्यपालिका का कार्य कार्यपालिका के द्वारा, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सिद्धांत व्यवहार में दूसरा अंतर अपन देखें कि संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंधों में दिखाई देता है। सिद्धांत संसद सर्वोच्च है, हमने पहले ही पढ़ा कि संसदीय सर्वोच्चता पर विशेषताएं पढ़ी। और उसकी विधि निर्माण की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं है। उसकी विधियों पर कार्यपालिका या न्यायपालिका वीटो लागू नहीं होता। परंतु व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल के निर्देशन और मार्गदर्शन में कार्य करती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और जो प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, तो वो कानून निर्माण में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य जैसा कानून निर्माण चाहते हैं उस प्रकार के कानून निर्माण संसद के द्वारा वो करवा सकते हैं। तो बात ये सिद्धांत व्यवहार में अंतर ये आ गया कि कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है, लेकिन उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों का विशेष योगदान भी होता है। अब अपन देखेंगे वर्तमान में ब्रिटिश संविधान की प्रकृति तथा स्वरूप में भारी परिवर्तन हो रहा है। अब इसका स्वरूप पूरी तरह से अलेखित नहीं रहा है। इसमें अनेक तरह से विकास तथा परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको अपन एक दो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि ब्रिटेन में राजतंत्र की शक्तियों का निरंतर ह्रास हो रहा है, अर्थात पतन हो रहा है। देश में निरंतर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। राज्यसभा की शक्तियों में अनवरत कमी की गई है। अब देश में राजतंत्र का स्थान केवल औपचारिक ही रह गया है। संविधान का स्वरूप पूरी तरह से लोकतांत्रिक होता जा रहा है। एक तो ये परिवर्तन आ रहा है ब्रिटिश संविधान में। दूसरा देखें अपन कि कठोर दलीय अनुशासन के कारण ब्रिटिश संसद की शक्तियों में ह्रास या पतन हो रहा है तथा उसकी स्थिति सर्वोच्च नहीं रही है। एक ये भी परिवर्तन दे रहा है। अगला अगर देखें अपन कि संसद की सर्वोच्चता में ह्रास का मुख्य कारण है मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि होना। अर्थात मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि होने के कारण जो संसदीय सर्वोच्चता है उसकी शक्तियों का ह्रास भी हो रहा है। ब्रिटेन के दो प्रमुख दलों की विचारधाराओं में सिद्धांत में तो अंतर दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। दोनों ही दलों की विचारधारा अब गुणात्मक अंतर नहीं किया जा सकता। अर्थात दल तो दो अलग हैं, उनकी विचारधारा भी अलग अलग सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में देखें तो दोनों को एक जैसी विचारधारा हमें दिखाई देने लगती है। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप एकात्मक है। पहले मैंने चर्चा की कि शासन व्यवस्था के दो स्वरूप हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। अपन ने पहले देखा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन अब देश में स्वायत्तता की उठती मांग के कारण प्रादेशिक आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसमें एकात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें भी जो उसके प्रांत हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी पृथक से शक्ति दी जाए, हमें स्वायत्तता दी जाए, हमें भी अलग से अधिकार दिए जाएं। तो जो एकात्मक शासन का रूप है उसमें भी धीरे 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 परिवर्तन होता हमें दिखाई देता है।
सारांश में ब्रिटिश संविधान की प्रकृति व विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है।